कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जो जब शुरू होती हैं तो बस बड़ी साधारण लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई इस बात में बहुत दम है। और दक्षिण भारत का खाना जो है ना, उसकी बात कुछ ऐसी है। तो आज मेरे साथ इस जायके में डुबकी मारने के लिए तैयार हो जाइए। और जरिया जो है ना, वो बहुत सिंपल है। जरिया है टिफिन। दक्षिण में जब छोटी भूख लगती है ना, तब जो बढ़िया खाना बनता है उसे टिफिन कहते हैं। नहीं, वो डब्बे वाला टिफिन नहीं, वो जायके वाला टिफिन। छोटे पैकेट का बड़ा धमाका। बनाए टिफिन। अब जो अगली रेसिपी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है एमएलए पेसरट्टू। जो हैदराबाद विधानसभा थी, वहां पर इस कॉम्बिनेशन की इजाद हुई, ये कहा जाता है। अच्छा, अभी ये जो दो चीज मैंने सोख करके रखे हैं ना, वो एक तो ये हरी मूंग और दूसरा ये चावल। हरी मूंग लगभग 1 कप और चावल सिर्फ 1.5 चम्मच। जब तक दाल भीगती है ना, मैं उपमा की तैयारी करता हूँ। तो अगर बहुत तीखी है तो 1 से 1.5 मिर्ची, और अगर तीखी नहीं है तो 2 से 3 मिर्ची। ये जो है मिर्च ना ज्यादा बारीक और ना ज्यादा मोटी। ये गई मिर्च। एक बड़ा कांदा, कांदा जो है ज्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा रखना है। अदरक बारीक, क्योंकि अदरक का ना जायका चाहिए, अदरक मुंह में नहीं आना चाहिए ज्यादा। अब उपमा के लिए जो रवा इस्तेमाल होता है ज्यादातर दक्षिण भारत में, वो रवा मार्केट में मुंबई रवा के नाम से मिलता है। तो दक्षिण भारत में कहीं भी जाइए, बोले मुंबई रवा, तो समझ जाता है कि उपमा बनने वाला है घर पे। तो लगभग 1 कप रवा। भूनना है। ये जो भूनने की विधि है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या यहाँ पे रंग नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब यहां पर जब थोड़ा आधा भुन जाए ना, तो सिर्फ 1 चम्मच घी। 30% पानी जो है वो रवा में से उड़ जाता है। देखिए, अभी पता कैसे करना है कि रवा हो गया। एक तो बिल्कुल भुनने की खुशबू आनी जब शुरू हुई, तब हो गया। भूनना नहीं है उसको, हलवे की तरह नहीं भूनना। दूसरा, जब ये ऐसे पॉपकॉर्न की तरह खिल गया, ये देखिए, मैं आपको दोनों रवा दिखाता हूं। इसके लिए मैं ये चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखिए, फर्क देख रहे हैं आप दोनों में? ये पॉपकॉर्न की तरह खिला हुआ है ना, और ये एकदम जो नहीं भुना, पर रंग में ज्यादा फर्क नहीं है, ब्राउन नहीं हुआ। गेहूं के 3 हिस्से होते हैं। बाहर होता है ब्रैन, बीच का हिस्सा होता है एंडोस्पर्म, और अंदर का, बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है जर्म। रवा जो है वो एंडोस्पर्म से बनता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा 11 से 13% तक होती है, यानी कि नेचुरली हाई प्रोटीन फूड है। पहले जब मैं दक्षिण भारत में जाता ना, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था। जैसे मेरे दोस्त की मम्मी मुझे घर पे बुलाती थी, बोलती थी आ जाओ बेटा, टिफिन तैयार है। मैं बड़ा कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि मेरे को जाना है, कोई टिफिन उठाना है और वहां से टिफिन लेके आना है। बट वहां पे टेबल लगा होता था, वही टिफिन होता था। 2 बड़े चम्मच तेल में 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच यानी कि धुली उड़द जो साबुत है, चने की दाल 1 छोटा चम्मच। दाल भुन के हल्की सी खुशबू आनी चाहिए, वो भीनी भीनी खुशबू। हाँ, बहुत अच्छे। अब हरी मिर्च, अब अदरक, अदरक कम, अब करी पत्ते लगभग 12। हाँ, अभी पता लग रहा है कि उपमा का माहौल बन गया है। अब इसके बाद प्याज। कांदे को सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी करना है, बस पिंक भी नहीं होने देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपमा में टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना माउथ फील, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और माउथ फील के लिए कांदा बहुत 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 जरूरी है। तो जितना रवा है ना, उसका 4 भाग कम से कम पानी जाएगा। इतना सा रवा और इतना सारा उपमा बन जाता है।
और नमक। बस ये रवा लेना है और धीरे 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 प्याज को पका लिया। ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्याज, अदरक और वो दालों का टेस्ट एक बार पानी खींच लेता है ना, फिर उपमा उस पानी को खींच लेती है। अगर पानी पका नहीं है बराबर, टेस्ट नहीं आया, तो फिर उपमा में टेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए जो ब्रॉथ है ना, वो ब्रॉथ में टेस्ट होना चाहिए। उपमा में टेस्ट अपने आप आ जाएगा। ढकने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाला जो घी की खुशबू है ना, ये सारी साउथ इंडियन मम्मियों की ट्रिक है। परफेक्ट। उपमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो यही होती है, टेक्सचर, क्रीमीनेस। जब तक उपमा ऐसे जुबान पे जाके और गुप करके अंदर ना जाए ना, तो फिर उपमा नहीं हुआ वो। अब पेसरट्टू यानी कि मूंग का डोसा। मूंग दाल, चावल, अब इसमें अदरक, मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया। धनिया ऑप्शनल है, बट मुझे लगता है वो जो रंग है ना, वो निखर जाता है धनिया से। धनिया डालने से ना ये थोड़ा सा रंग बन सा गया। थोड़ा नमक, नाइस। और इसके साथ में हमारा उपमा। देखिए जो अभी भी एकदम क्रीमी है। तो अलम जो है एक किस्म की जिंजर टोमेटो चटनी है और साथ में अचार। तो इमेजिन कीजिए ऐसा डोसा जिसे फर्मेंट ना करना पड़े, जिसे बस पीसा, बनाया और हो गया। वही तो है ये। चाहे तो देख लीजिए सबूत। उपमा बनाने के लिए एक कढ़ाई में रवा और देसी घी डालकर धीमी आंच पर भून के अलग से निकाल लें। अलग कढ़ाई में तेल, राई, साबुत धुली हुई उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता और प्याज डालकर भून लें। उसके बाद पानी और नमक डालकर उबाल लें। फिर भुने रवा और देसी घी डालकर कढ़ाई को ढक दें और कुछ देर पकने दें। पेसरट्टू बनाने के लिए भिगोए हुए हरी मूंग की दाल और चावल में अदरक, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते डालकर मिक्सर में पीस लें और उसमें नमक मिला लें। अब पेसरट्टू बैटर को गरम तवे पर डालकर कटोरी की मदद से फैला लें और देसी घी डालकर पकने दें। अब पेसरट्टू डोसा और उपमा को अदरक, टमाटर की चटनी और अचार के साथ परोसें। कौड़े कट्टा, कौड़े कट्टा। मलयालम में ना एक जहाँ पे अंग्रेजी में ज लगता है ना, वहां पर जो है मेरी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसको एक प्रोनाउंसिएशन है र और ड और य के बीच में, कौड़े। सो जैसे अभी पायम, कौड़े, तो मुझसे होता नहीं। तो इसके लिए डिश मैंने बड़ी खाई है, बनाई है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूँ। अब बनाते हैं कौड़े कट्टा। कौड़े कट्टा, कौड़े कट्टा।
इस नारियल में मैं डाल देता हूँ ये गुड़ जो मैंने बिग बाजार से खरीदा है। तो ये नारियल को गुड़ के साथ भूना। अब जितना नारियल था उसका लगभग 1.5 गुना गुड़ डाला मैंने। उसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर और गैस बंद। तो ये चावल का आटा और उबलता पानी, इसको साथ में पकाना है। 1 कप चावल के आटे में लगभग 1 और 1/4 कप पानी, और इसको ऐसे पका लेना। और जो पानी उबला था उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाला। इसमें बस गांठ नहीं पड़नी चाहिए, यही मेहनत का काम है, बाकी सब तो मजे के काम है। चलिए मेहनत कर ली, अब मजे करते हैं। तो ये डो जो है ना ये रेडी हो गया। तो हाथ में थोड़ा सा डो लेके चावल की पीठ में नारियल डाल के ऐसे अच्छे से मिला लेते हैं इसको। इसके बाद इसकी ऐसे जैसे मुठिया बनती है ना, मुठिया बना लेते हैं और उसको पानी में पोंछ कर लेते हैं। स्टीम भी कर सकते हैं, मैं स्टीम कर लूंगा। स्टीम करने के बाद बस थोड़ा सा छौंक और ऐसे ही खाते हैं। तो इसको थोड़ा दूर दूर बैठाना है एक दूसरे से, क्योंकि अभी थोड़ा फूलेगा ये, और फूलेगा तो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो कोया कट्ट की बजाय कोया कट्ट की माला बन जाएगी। अभी जो पीढ़ी बनाई है उसको तड़का भी लगाना पड़ेगा ना। डन। कोया कट्ट और ये पीढ़ी। सिंपल लोग, सिंपल खाना, सिंपल तड़के। राई, गोटा उड़द, करी पत्ता, मिर्च, नमकीन और मीठा, कोड़े कट्टा। यो मुंह में कोई कट्टा है ना, आप देख तो लीजिए कैसे बना। कड़कट्टा बनाने के लिए एक पैन में कसा हुआ नारियल और गुड़ डालकर भूनें और उसके ऊपर इलायची पाउडर डालकर मिला लें। एक पतीले में पानी उबालकर उसमें चावल का आटा और नमक डालकर पका लें और फिर उसे गूंथ लें। थोड़ा आटा लेकर दिए के आकार में बनाएं, फिर गुड़ और नारियल के मिश्रण को उसमें भरकर गोल कर लें। चावल के पीठ में नारियल मिलाकर उसकी मुठिया बनाकर कुछ समय स्टीम कर लें। एक पैन में तेल, राई, गोटा उड़द दाल, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डालकर पीढ़ी को तड़का लगा लें। पीढ़ी और कोड़कट्टा तैयार है। दक्षिण भारत की जो डिश है ना उसका नाम है पोड़ी। मुझे लगता है कि अगर एक डिश है जो पूरे हिंदुस्तान को आंख बंद करके पसंद आएगी वो है पोड़ी। अच्छी इडली बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले रेशियो, 2 भाग चावल और 1 भाग दाल। दूसरी चीज, दाल और चावल को पहले पानी निकाल के एक बार धो के अलग अलग सोक करना।
और तीसरी चीज, नमक हमेशा जो बैटर है, जो खमीर है, उसके उठने के बाद डालना है, पहले नहीं डालना है। इडली अपने आप सॉफ्ट बनेगी, मेरी गारंटी। इडली के साथ में पोड़ी, उसको अंग्रेजों ने एक बड़ा मजेदार नाम दिया, गन पाउडर, कि वो दिखने में एकदम लाल थी और खाने में भी थोड़ी स्पाइसी थी। तो अंग्रेज बोले, अरे भैया ये तो गन पाउडर है। वो तब से गन पाउडर के नाम से फेमस हो गई। पहले दाल की बात करते हैं। तो जो बेसिक गन पाउडर है ना, उसमें 2 बड़े चम्मच उड़द दाल, और ये ऑप्शनल है, थोड़ी सी चना दाल, मतलब यूं लगा लीजिए कि आधा बड़ा चम्मच, और फिर तूर दाल वापस से 2 बड़े चम्मच। तो ये तो हो गया बेस, यानी कि दाल। इसके बाद ये है स्पाइस, यानी कि मिर्ची। अभी दाल को लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन, बस। तेल वेस्ट नहीं करेंगे हम। और वापस से उसी तेल में मिर्च। मिर्च को सुखाना है। धीमी आंच पे मिर्च का जो रंग है वो निखरता है, और तेज आंच पे काला हो जाता है। इसमें थोड़ी हींग, थोड़ा नमक। सो ये सबसे बेसिक पोड़ी है जो हम बना सकते हैं ना। जैसे हमारे उत्तर भारत में हर घर की अपनी चटनी की रेसिपी होती है, और वैसे ही दक्षिण भारत में हर घर की एक पोड़ी रेसिपी होती है, और हर घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं पोड़ी बनाते टाइम। इसमें ना परप्पो यानी कि दाल का फ्लेवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तूर दाल का फ्लेवर सबसे इंपॉर्टेंट। इसकी जो जान है वो तूर दाल है। तो एक तो लाल पोड़ी हो गई, अब एक हरी पोड़ी बनाते हैं। करवे पाकू पोड़ी, नाम पे मत जाइए, करी पत्ते की पोड़ी। अपनी गोटा उड़द लगभग 1 बड़ा चम्मच, ये गई तूर दाल 1 बड़ा चम्मच। तूर दाल मेन है, सारा टेस्ट जो है ना वो तूर दाल का ही है। एक बार खाने की जरूरत है, इसलिए एक बार ट्राई जरूर करना। एक लाल मिर्च मैंने बीच में ही डाल दी ताकि साथ में ही सूख जाएगी। अब ये जो है ये सुखाया हुआ करी पत्ता है, ठीक है ना। अब ये गई हींग, दो कप करी पत्ते में 2 चम्मच तूर और 2 चम्मच उड़द। यहां पे लगभग 1 ही कप करी पत्ता है, इसलिए 1 चम्मच 1 चम्मच। नमक, एंड डन। नाइस। इडली करी पत्ते की जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकता। टीवी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खुशबू नहीं जा सकती, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा भी है कि खुशबू के लिए बनाओगे ना अब आप।
तो ये हिंदुस्तान का पेट्रोल। बनाने के लिए देख लीजिए कैसे बना है। लाल परप्पू पोड़ी बनाने के लिए एक पैन में तेल, उड़द दाल, चना दाल और तूर दाल डालकर भूनें और निकाल लें। उसी तेल में लाल सूखी मिर्च डालकर भूनें और फिर मिक्सर में लाल सूखी मिर्च, भुनी हुई दाल, हींग और नमक डालकर पीसें और एक कटोरी में निकाल लें। हरी परप्पू पोड़ी बनाने के लिए एक पैन में तेल, तूर दाल, गोटा उड़द दाल और लाल सूखी मिर्च भून लें। फिर उसमें हींग, सुखाए हुए कड़ी पत्ते और नमक डालकर मिक्सर में पीस लें। अब इडली को देसी घी में अलग अलग लाल और हरी पोड़ी में भून लें। दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो स्वाभाविक तरीके से पौष्टिक हैं, जिनमें जायका भी है, स्वाद भी है और सेहत भी। तो अगली बार जब भूख लगे ना, तो बस टिफिन खोल लीजिएगा। और हाँ, कल वापस जरूर आइएगा इसी टाइम पे, वरना एपिसोड मिस हो जाएगा, उसका अफसोस बहुत होगा आपको।